तो यार आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ को थोड़ा सा उसके एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से रिलेटेड। ठीक है। पहला है निजाम उल मुल्क चिन किलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? 1724 में। यूपीएससी एसीएफ आरएफओ 18/5/2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिले खान के नाम से भी जाना जाता है, इसने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? 1724 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका सी, बहादुर शाह प्रथम। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार खफी खां के अनुसार बादशाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह कि लोग उसे शाह बेखबर कहने लगे। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यूपीएससी एपीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। ये गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। ये मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था। सी 26 लाख। यूपीएससी आरओ फॉर इंस्पेक्टर, यूपीएससी आरओ अभी रिसेंट के हैं ये सारे। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। बदले में कंपनी को 26 लाख सालाना नियमित रुपयों को बादशाह को देना था। इलाहाबाद की प्रथम 12 अगस्त 1765 संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद मिला। इसके बदले शाही फरमान के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी थी। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था 26 लाख। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका आंसर है सी 1739। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1739। इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन फारस का शासक था। यह भारत के प्रति धन के कारण आकर्षित हुआ था तथा कुछ मुगल दरबारियों का भी आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 ईस्वी को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून 1738 ईस्वी काबुल पर अधिकार कर लिया था। फरवरी 1739 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। चलो एक फैक्ट यहाँ से भी क्लियर हो गया। नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण कब किया? 1739। नादिर शाह ने भारत में ठीक हो गया, भारत में पंजाब आ गया। 1739 का आंसर है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये बहुत बार पूछा गया है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 ईस्वी का नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य लड़ा गया, जिसमें मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच सिराजुद्दौला का साथ न देने के लिए गुप्त समझौता हुआ, जिसके अनुसार क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का वादा किया। इस तरह मीर जाफ़र के विश्वासघात से नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया तथा उसके बाद 28 जून
1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 को। अब आ जाते हैं यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध के दौरान उसकी नीतियों ने कंपनी सेना के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यातव्य है कि प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का नींव भी माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? आंसर है डी, जॉब चारनॉक। फरवरी 1960 में कंपनी के अधिकारियों और मुगल सरकार के बीच शांति स्थापना के बाद जॉब चारनॉक बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में फिर लौट आया और वह 24 अगस्त को सुल्तानौती पहुंचा, जहां उसने 10 फरवरी 1691 को एक अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल के सूबेदार ने अंग्रेजों को सुल्तानौती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 ग्रामों की जमींदारी खरीदने की भी उसे अनुमति प्रदान कर दी। इन्हीं 3 ग्रामों के भूक्षेत्र पर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता नगर की नींव डाली। ठीक है। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनॉक ने। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनॉक ने। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टकरा रहा है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1761। बैटल ऑफ पानीपत 1761, बैटल ऑफ प्लासी 1757, 1757 भी है जी। चलो एक डेट यहाँ पर भी आ गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया अफगानों ने, मुगलों ने, रोहिल्लों ने, अंग्रेजों ने। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसका आंसर ए है, अफगानों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया अफगानों ने। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत 1761, बैटल ऑफ प्लासी 1757। याद रखना, कभी कभी आते हैं क्वेश्चंस, टकरा जाते हैं पेपर में। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मेडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। परिणाम स्वरूप 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगालियों ने न केवल गोवा, दमन दीव और सालसेट पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारतीय तट के सारे विस्तृत क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? डी अल्मेडा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अंग्रेजों की ओर से आयरकूट ने नेतृत्व किया, वहीं फ्रांसीसियों की ओर से काउंट लाली ने नेतृत्व किया था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में तथा लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यूकेपीएससी प्री 2016 क्वेश्चन है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली। ब्लू वाटर पॉलिसी डी अल्मेडा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। भारत में आने वाले यूरोपियों में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित किया। उल्लेखनीय है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा पुर्तगाली 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली।
बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। वर्ष 1534 में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम बम्बई में भूमि अधिग्रहण किया। ये यूरोपीय राष्ट्रों में सर्वप्रथम थे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। बम्बई में भूमि अधिकृत करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। 1534 वर्ष में डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई उत्तराखंड गवर्नमेंट सुपरवाइजर 26/7/2015 में आया वो क्वेश्चन। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ का गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में बनवाया गया था। अब इस तरफ की जरा रिपीट कर लेते हैं। डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई, बम्बई में भूमि अधिकृत करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे 1534 में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वॉन्डिवस युद्ध में पराजित हुआ? काउंट लाली। निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? डी अल्मेडा। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं। जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तब भारत में निम्न में से कौन सम्राट था? अकबर। 1599 में लंदन में एक मर्चेंट एडवेंचरस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस समय भारत का बादशाह अकबर था। जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी तब भारत में निम्न में से कौन सम्राट था? अकबर। अब आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और तत्पश्चात उन्हें काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कैसे कैसे हैं बी है इसका। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। चलो आगे के नहीं भी याद रखो, पीछे को भी याद रखना भाई। कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। कर्नाटक युद्ध 48, 2 साल का गैप है कर्नाटक और आंग्ल में, मतलब 46 से 48, 67 से 69। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 48, प्लासी का युद्ध 57। 48 से 57 में कितने गैप है? 9 साल का। 57 से इसमें कितने गैप है? 57 से इसमें है 7 साल का। 64 से इसमें है 5 साल का। 9, 2, 5, 2 साल के गैप में है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक, पहला कर्नाटक, प्लासी, कर्नाटक, प्लासी, बक्सर और आंग्ल। ए बी पी के भाई ऐसे याद रखना। ABVP होता है ना, आप ABVP मत याद रखना, ABP के उल्टा याद रख लो। उल्टा याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो, आपकी मर्जी है। देखो 69, 64, 57, 48, 48, 57, 64 या 48 याद रख लो या 69 याद रख लो, पीछे को माइनस करते चले जाना। 69 में से 5 माइनस कर देना, बक्सर आ जाएगा। और 64 में से 7 ही है ना, गलत तो जोड़ रहा हूँ। 64 में से 7 माइनस कर दोगे, प्लासी का युद्ध आ जाएगा। 57 में से 48 माइनस कर दोगे, के कर्नाटक का युद्ध आ जाएगा। याद रखना भाई, कभी भी टकरा सकता है क्वेश्चन। RFO 18/5/2025 वाला क्वेश्चन है। पहला कर्नाटक युद्ध 48, 9 साल। अच्छा 9 इन दोनों के बीच में गैप है। प्लासी का युद्ध 57, इन दोनों के बीच में 9 का गैप है। प्लासी से बक्सर के बीच में 7 साल का गैप है। बक्सर से आंग्ल के बीच में 5 साल का गैप है। ABP के ये याद रखना यार, इम्पोर्टेंट है। ABP के कहीं भी आ सकता है भाई, हर पेपर में एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। ABP के, ठीक है। A हमारा आंग्ल मैसूर, B हमारा बक्सर, P हमारा प्लासी, K हमारा कर्नाटक। जब आप ABP के लिख लोगे ना ऐसे, जब वहाँ पेपर में लिखोगे तो AB, अब आपको खाली K भी अगर आपको याद रहेगा कि 48 है, बस 48 समझना, शुरू करते चलना। 48 में 9 जोड़ना 57 हो जाएगा, प्लासी आ जाएगा। 57 में 7 जोड़ना बक्सर आ जाएगा। 64 में 5 जोड़ोगे, ये आ जाएगा हमारा आंग्ल युद्ध। ठीक है, ABP के लिख लेना कहीं पर पेपर में, पहले ईजी हो जाएगा। जैसे आपने ABP के लिखा, आपको क्या याद रखना है कि यार मैंने के
के का मतलब हो गया हमारा कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था यार हमारा? 1748 में। अब 48 में 9 जोड़ोगे, 1757 हमारा प्लासी आ जाएगा। 1757 में 9 7 5 7 जोड़ लिया ना यहाँ पे हमने, नहीं यहाँ पे 9 जोड़ा, 9 7 5 है, ये आपने 9 जोड़ लिया, यहाँ पर 7 जोड़ लो। 1757 में 1764, ये हमारा बक्सर आ गया। 1764 में आप 5 जोड़ोगे 1769 आ जाएगा। ये हमारे सारे ऐसे करके आप याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएंगे, जल्दी याद क्या हो जाएंगे, पेपर में ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। ए बी पी के हमारा कर्नाटक, पी हमारा प्लासी, बी हमारा बक्सर, ए हमारा आंग्ल मैसूर हमारा 1769 हो गया। बस वैसे तो 1769 कर्नाटक और ये जो प्रथम वाले हैं, ये दो अगर याद भी रखोगे तो इनमें 2 साल तक का हुआ था। तो अगर नहीं भी याद रखोगे, क्योंकि पेपर में इतना आता नहीं है, अगर आप पीछे के ईयर भी याद रखोगे जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ए बी पी के याद रखना, के में 1748 लिख लेना याद से। जैसे यहाँ 1748 करोगे, यहाँ 9 जोड़ देना, 7 जोड़ देना, 5 जोड़ देना, 9 से पीछे गिनती 2 माइनस करना, अपने आप वहाँ तक का पहुँच जाओगे एंग्लो मैसूर में, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? डी 1764। अभी याद कर रखा है हमने, देखो बक्सर का कहाँ है, यूके जेल बंदी रक्षक, यूके पीएससी आरओ। देखो कितना इजी है यार। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक विजय हुई। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद संधि की प्रथम संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिला। ठीक है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, जो 1847 से 1856 तक अवध के अंतिम नवाब थे। तत्पश्चात नवाब को अपदस्थ कर अवध को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया था। अवध के अंतिम नवाब ये वाजिद अली शाह। आप कैसे याद रखोगे? देखो पहली बात तो सेम ये आएंगे नहीं। पहली बात, अगर आ गए सेम क्वेश्चन ही आ गया उठ के, देखो एन नासिर, फैज़ एफ, मोहम्मद एन और ये वी वाजिद। सबसे लास्ट में कौन सा लेटर पढ़ रहा है? वी। सबसे लास्ट में जब हम ABCD पढ़ते हैं सबसे लास्ट में वी पढ़ता है, वाजिद अली शाह, ये लगा लेना। अगर सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन आए, हाँ ऑप्शन भी याद रखना, कहीं ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए फिर वहाँ गलत हो जाएगा। अगर ये सेम आए तो बोल रहा हूँ। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अब पीछे को चले जाते हैं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764। अब देखो कैसे याद रखना है। प्लासी का युद्ध, और इसको बंद कर दो। देखो ABP का याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? के से शुरू करेंगे। के हमने 1748 बनाया था, प्लासी हमारा 9, 1757, 9 7, फिर हमारा बक्सर का युद्ध 1757, 1764, फिर यहाँ से 5 उसमें जोड़ना है 1769। सही पढ़ा मैंने? 1769 सही हो गया जी। ये देखो ऐसे याद हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी आपको। बक्सर का युद्ध 1764, कर्नाटक का युद्ध 1748, आंग्ल मैसूर 1769, प्लासी का युद्ध प्लासी का 1757। जल्दी याद हो जाएगा। 975 975 975, 2 साल गए पे याद रखना अच्छे से, जल्दी याद होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन गवर्नर तथा उसकी परिषद करती थी, जिसमें गवर्नर तथा उप गवर्नर के अतिरिक्त 24 अन्य सदस्य भी थे। इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की पूर्वी देशों में व्यापार की आज्ञा प्रदान कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? 1639 में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा प्रदान किया गया। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पट्टनम गाँव को खरीदा और इसके 1 साल बाद मद्रास प्रेसिडेंसी की पूर्ववर्ती सेंट जॉर्ज किले की एक एजेंसी की स्थापना कर ली। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? 1639। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स। किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की? 1613 इसमें है नहीं, ठीक है। 1613 में जहांगीर से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? 1613। मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? 1726। मेयर्स कोर्ट 1726 में चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। मेयर न्यायालयों का स्तर इंग्लैंड के न्यायालयों के समक्ष था। मेयर न्यायालयों का अधिकार व अंग्रेज व निवासियों के कार्यालय के उद्गम का स्रोत इंग्लैंड के सम्राट थे। मेयर्स कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? 1726। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। वर्ष 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। चार्ल्स ने 27 मार्च 1668 में बम्बई का 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में। बिहार 1756 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का प्रांत था। 18वीं और 9वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। मार्च 1912 ईस्वी को बिहार व उड़ीसा का विभाजन कर दोनों प्रांत अलग हो गए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 याद रखना जी।